नमस्कार। चलिए आज भारतीय संविधान के एक बहुत ही जरूरी हिस्से को समझते हैं, मौलिक अधिकार। और इसमें भी हम खास तौर पर बात करेंगे समानता के अधिकार की। ये एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो आइए इसे अच्छी तरह से समझते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक सवाल है। क्या किसी को पता है कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? सोचिए जरा, ये सिर्फ कोई ट्रिविया क्वेश्चन नहीं है, बल्कि इससे पता चलता है कि हमारा आज का टॉपिक कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसका जवाब है संविधान का भाग 3, जिसमें हमारे मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। देखिए, मैग्ना कार्टा वो ऐतिहासिक दस्तावेज था जिसने पहली बार राजा की शक्तियों पर लगाम लगाई और आम लोगों को अधिकार दिए। ठीक उसी तरह हमारे संविधान का भाग 3 सरकार को मनमानी करने से रोकता है और हर नागरिक को कुछ बेहद जरूरी अधिकार देता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम मौलिक अधिकारों की नींव को समझेंगे, फिर आर्टिकल 12 से लेकर 18 तक समानता के हर पहलू को जानेंगे, और आखिर में एग्जाम के लिहाज से जो भी जरूरी बातें हैं उन्हें एक साथ देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस फाउंडेशन की जिस पर समानता का अधिकार टिका है। मतलब इन अधिकारों को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि ये अधिकार आखिर लागू किस पर होते हैं और इनकी लीगल वैल्यू क्या है। और यहीं पे आते हैं आर्टिकल 12 और 13। तो आर्टिकल 12 हमें राज्य यानी स्टेट की परिभाषा बताता है। अब ये क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे मौलिक अधिकार हमें राज्य के खिलाफ ही मिलते हैं। तो जब हम कहते हैं कि राज्य भेदभाव नहीं कर सकता, तो इसका मतलब सिर्फ केंद्र या राज्य सरकारें नहीं हैं। इसमें आपकी नगर पालिका, पंचायत, यहाँ तक कि LIC और ONGC जैसी सरकारी कंपनियां भी शामिल हैं। मतलब इसका दायरा बहुत बहुत बड़ा है। हाँ, और यहाँ आता है एक कॉमन कन्फ्यूजन जो एग्जाम्स में अक्सर फंसाता है। आमतौर पर जब जुडिशरी अपना न्यायिक काम कर रही होती है, मतलब फैसले सुना रही होती है, तो उसे राज्य नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि न्यायपालिका तो खुद इन अधिकारों की रक्षक है। लेकिन जब वही न्यायपालिका एडमिनिस्ट्रेटिव काम करती है, जैसे कर्मचारियों की भर्ती, तब उसे राज्य के दायरे में माना जा सकता है। ये एक बहुत ही फाइन लाइन है, पर इसे समझना बहुत जरूरी है। और ये हमें लाता है आर्टिकल 13 पर। इसे आप मौलिक अधिकारों का सुरक्षा कवच या सिक्योरिटी गार्ड भी कह सकते हैं। ये आर्टिकल साफ साफ कहता है कि संसद हो या कोई विधानसभा, वो ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकती जो इन अधिकारों को छीनता हो या कम करता हो। और अगर मान लीजिए ऐसा कोई कानून बन भी गया, तो हमारी अदालतें उसे तुरंत अमान्य यानी वॉइड घोषित कर सकती हैं। सही मायनों में यही है हमारे अधिकारों की सबसे बड़ी गारंटी। तो अब आते हैं राइट टू इक्वालिटी के कोर पर, यानी आर्टिकल 14। यही वो अनुच्छेद है जो समानता की नींव रखता है और कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ कानून के मामले में भेदभाव नहीं करेगा। अब देखिए, आर्टिकल 14 में दो बहुत दिलचस्प आइडियाज छुपे हैं। पहला है विधि के समक्ष समानता, यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ। यह ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है। इसे नेगेटिव कॉन्सेप्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि यह राज्य को कुछ करने से रोकता है, मतलब किसी को भी स्पेशल ट्रीटमेंट देने से रोकता है। सीधा सा मतलब है कानून से ऊपर कोई नहीं। दूसरा है विधियों का समान संरक्षण, यानी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ये अमेरिकन कॉन्सेप्ट है और ये पॉजिटिव है क्योंकि ये राज्य को कुछ करने का आदेश देता है। ये कहता है कि एक जैसी परिस्थिति में सबके साथ एक जैसा व्यवहार करो। तो आर्टिकल 14 ने एक जनरल रूल तो बना दिया समानता का। अब आर्टिकल 15 और 16 इसे और स्पेसिफिक बनाते हैं। ये उन खास तरह के भेदभावों पर रोक लगाते हैं जो हमारे समाज में अक्सर देखने को मिल जाते हैं। आर्टिकल 15 बिल्कुल साफ कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक से सिर्फ और सिर्फ 5 आधारों पर भेदभाव नहीं कर सकता: धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान। और ये सिर्फ सरकारी दफ्तरों की बात नहीं है। ये भी पक्का करता है कि इन आधारों पर किसी को भी दुकान, होटल या किसी पब्लिक प्लेस में जाने से रोका ना जाए। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक सवाल खड़ा होता है। अगर सब बराबर हैं, तो क्या सरकार महिलाओं या बच्चों के लिए कोई खास कानून बना सकती है? क्या ये समानता के खिलाफ नहीं होगा? और जवाब है हाँ, बिल्कुल बना सकती है। हमारा संविधान खुद आर्टिकल 15(3) में इसकी इजाजत देता है। इसे हम प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन या सकारात्मक कार्रवाई कहते हैं। इसका मकसद उन ग्रुप्स की मदद करना है जो ऐतिहासिक रूप से पिछड़ गए हैं, जैसे महिलाएं और बच्चे। तो ये समानता का उल्लंघन नहीं है, बल्कि असल में समानता लाने का एक तरीका है। जैसे आर्टिकल 15 था, ठीक उसी तरह आर्टिकल 16 सरकारी नौकरियों में बराबरी की गारंटी देता है। ये कहता है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में किसी भी नागरिक से धर्म, जाति, लिंग, इन सब आधारों पर कोई भेदभाव नहीं होगा।
लेकिन हाँ, आर्टिकल 15 की तरह ही यहाँ भी कुछ अपवाद हैं। राज्य पिछड़े वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण जैसे खास प्रावधान कर सकता है। और अब आते हैं उन 2 आर्टिकल्स पर जो सोशल इक्वालिटी यानी सामाजिक समानता पर सीधा और बहुत जोरदार प्रहार करते हैं। ये भारतीय समाज की उन बुराइयों को खत्म करते हैं जो सदियों से चली आ रही थीं। आर्टिकल 17 शायद हमारे संविधान की सबसे ताकतवर घोषणाओं में से एक है। ये अस्पृश्यता यानी छुआछूत को पूरी तरह से खत्म करता है और साफ कहता है कि इसे किसी भी रूप में मानना एक दंडनीय अपराध होगा। ये सामाजिक बराबरी की दिशा में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था। और आखिर में है आर्टिकल 18 जो उपाधियों यानी टाइटल्स का अंत करता है। जैसा कि इस टेबल में साफ है, महाराजा, राय बहादुर जैसी उपाधियां जो किसी को जन्म से मिलती थीं, अब उन पर रोक है। क्यों? क्योंकि वो समानता के विचार के खिलाफ हैं। हाँ, लेकिन राज्य किसी की काबिलियत के आधार पर सम्मान दे सकता है, जैसे भारत रत्न, या फिर सेना और शिक्षा से जुड़ी उपाधियां जैसे जनरल या डॉक्टर। इनमें कोई मनाही नहीं है। सोचा है कि एक नागरिक होने के नाते हमारी आज़ादी की असली बुनियाद क्या है? मतलब संविधान हमें कौन कौन सी ताकत देता है? आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। बात करेंगे भारतीय संविधान के सबसे जरूरी हिस्सों में से एक, स्वतंत्रता का अधिकार, यानी अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। तो आज का हमारा रोड मैप क्या है? सबसे पहले स्वतंत्रता के अधिकार का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे। फिर अनुच्छेद 19 में जो 6 आज़ादियां हैं उनको समझेंगे। इसके बाद देखेंगे कि अनुच्छेद 20 और 22 हमें अपराध और गिरफ्तारी से कैसे बचाते हैं। और हाँ, अनुच्छेद 21 और 21A पर भी बात करेंगे जो जीवन और शिक्षा का अधिकार है। और आखिर में एग्जाम के लिहाज से जो भी जरूरी पॉइंट्स हैं उनको एक बार फटाफट रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सीधे आते हैं हमारे संविधान के और इसी भाग 3 के अंदर खास तौर पर अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। इनको आप ऐसे समझिए जैसे ये हमारे लोकतंत्र के 4 मजबूत पिलर हैं। इन्हीं पर हम सबकी व्यक्तिगत आज़ादी की पूरी इमारत खड़ी है। तो फिर देर किस बात की? चलिए सबसे पहले पिलर यानी अनुच्छेद 19 को पकड़ते हैं और देखते हैं कि ये हमारी रोजमर्रा की नागरिक जिंदगी को कैसे बनाता है। देखिए, अनुच्छेद 19 हमें 6 बहुत ही जरूरी आज़ादियां देता है। सबसे पहले बोलने और अपनी बात रखने की आज़ादी, जो हम सोशल मीडिया पर लिखते हैं वो इसी में आता है। फिर बिना हथियारों के शांति से इकट्ठा होने की आज़ादी, जैसे किसी मुद्दे पर पीसफुल प्रोटेस्ट करना। फिर कोई भी एसोसिएशन या यूनियन बनाने की आज़ादी, सोचिए कोई एनजीओ बनाना हो या कोई यूनियन। और इसके अलावा पूरे देश में कहीं भी आने जाने की, कहीं भी रहने बसने की और कोई भी प्रोफेशन या बिजनेस करने की आज़ादी। अब यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात आती है और ये एग्जाम के लिए तो खास तौर पर याद रखने वाली है। ये जो 6 आज़ादियाँ हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को मिलती हैं, विदेशियों को नहीं। ये एक बहुत बड़ा फर्क है, इसको नोट कर लीजिए। लेकिन एक मिनट, क्या ये आज़ादियाँ अनलिमिटेड हैं? नहीं, इन पर उचित प्रतिबंध यानी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। मतलब अगर देश की सुरक्षा, एकता या पब्लिक ऑर्डर का मामला है तो सरकार इन आज़ादियों को कंट्रोल कर सकती है। तो एक तरह से ये व्यक्ति की आज़ादी और समाज के हित के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और उन आर्टिकल्स की बात करते हैं जो किसी भी इंसान को सरकार की मनमानी से बचाने के लिए एक ढाल का काम करते हैं। ये हैं अनुच्छेद 20 और 22। अनुच्छेद 20 जो है वो हमें 3 तरह का प्रोटेक्शन देता है। पहला, अगर किसी ने कोई ऐसा काम किया है जो उस वक्त कानूनन जुर्म नहीं था तो उसके लिए बाद में सजा नहीं दी जा सकती। दूसरा, एक ही गुनाह के लिए 2 बार सजा नहीं मिलेगी। और तीसरा, किसी को भी खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता। ये तीनों बातें ये पक्का करती हैं कि न्याय की प्रक्रिया फेयर हो। और पता है इसकी सबसे खास बात क्या है? अनुच्छेद 19 के उलट ये प्रोटेक्शन हर किसी के लिए है, चाहे वो भारत का नागरिक हो या कोई विदेशी। और सबसे बड़ी बात, इमरजेंसी के दौरान भी इस अधिकार को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। सोचिए ये कितना जरूरी है। अब एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर आते हैं जिसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अनुच्छेद 22 में 2 तरह की गिरफ्तारी या डिटेंशन की बात होती है। एक है प्यूनिटिव डिटेंशन, जो सजा देने के लिए होती है, मतलब जब कोर्ट में जुर्म साबित हो गया और सजा के तौर पर जेल भेजा गया। और दूसरी है प्रिवेंटिव डिटेंशन, जो सजा के लिए नहीं बल्कि किसी को जुर्म करने से रोकने के लिए होती है। इसमें सिर्फ शक की बिना पर किसी को हिरासत में ले लिया जाता है।
अब जाहिर है प्रिवेंटिव डिटेंशन एक बहुत बड़ी पावर है, तो इसके गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए संविधान में कुछ सेफगार्ड्स भी दिए गए हैं। जैसे जिस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है उसे वजह बतानी होगी, उसे अपनी बात रखने का मौका भी मिलेगा और बिना एक एडवाइजरी बोर्ड की परमिशन के किसी को भी 3 महीने से ज्यादा हिरासत में नहीं रखा जा सकता। चलिए अब आते हैं मौलिक अधिकारों के दिल पर। एक ऐसा अनुच्छेद जिसकी व्याख्या समय के साथ इतनी ज्यादा हुई है कि आज इसका रूप ही बदल गया है। अनुच्छेद 21 ये कहता बस इतना है कि कानून की प्रक्रिया के बिना किसी भी व्यक्ति से उसकी जिंदगी या व्यक्तिगत आजादी नहीं छीनी जा सकती। शब्द बहुत सीधे साधे लगते हैं, है ना? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या करके इसका दायरा इतना बढ़ा दिया है कि आप सोच भी नहीं सकते। सही मायनों में ये हमारे मौलिक अधिकारों की लाइफलाइन है। इसकी कहानी बहुत दिलचस्प है। देखिए, 1950 में A.K. गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसका बहुत संकरा मतलब निकाला। कहा कि बस कोई कानून बना हो वही काफी है। लेकिन फिर आया 1978 का मेनका गांधी केस और इसने सब कुछ बदल दिया। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ कानून का होना काफी नहीं है, वो प्रक्रिया फेयर, जस्ट और रीजनेबल भी होनी चाहिए। और फिर इसी सोच को और आगे ले जाकर 2017 में पुट्टास्वामी केस में राइट टू प्राइवेसी यानी निजता के अधिकार को भी इसी का हिस्सा मान लिया गया। तो इस विस्तार का मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि अनुच्छेद 21 अब सिर्फ जिंदा रहने या सांस लेने का अधिकार नहीं है। नहीं, अब इसमें इज्जत से जीने का अधिकार, रोजगार का अधिकार, साफ सुथरे पर्यावरण का अधिकार, यहाँ तक कि सिर पर छत का अधिकार भी शामिल है। ये सब कुछ एक अच्छी, सार्थक जिंदगी जीने के लिए जरूरी है। और इसी जीवन के अधिकार का एक सबसे जरूरी हिस्सा है अनुच्छेद 21। इसे 2002 में 86वें संशोधन से जोड़ा गया था। ये 6 से 14 साल के हर बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार देता है। सोचिए, ये एक पूरी पीढ़ी को ताकत देने और हमारे लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करने वाला कितना बड़ा कदम था। चलिए, अब तक हमने जो भी पढ़ा उसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जल्दी से समेट लेते हैं। जो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं उन पर एक नजर डालते हैं। ये जो टेबल आप देख रहे हैं ये आपके लिए एक तरह की मास्टर की है। इसको बहुत ध्यान से देखिए। एग्जाम में जो मैच द फॉलोइंग या कौन सा स्टेटमेंट सही है वाले सवाल आते हैं वो यहीं से बनते हैं। बस इतना याद रखिए, आर्टिकल 19 सिर्फ नागरिकों के लिए, आर्टिकल 20 और 21 सबके लिए। और हाँ, 20 और 21 इमरजेंसी में भी सस्पेंड नहीं होते। ये छोटे छोटे फर्क ही आपको मार्क्स दिलाएंगे। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार की। ये एक ऐसा मौलिक अधिकार है जो हर नागरिक की गरिमा को, उसकी डिग्निटी को बचाता है। सोचिए जरा, ये आर्टिकल सीधे सीधे इंसानी गरिमा की रक्षा करता है। तो वो कौन सा आर्टिकल है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग और किसी भी तरह के जबरदस्त श्रम यानी फोर्स्ड लेबर को एक अपराध मानता है? क्या लगता है? और सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 23। अगर आपका जवाब सही था तो बहुत बढ़िया। जी हाँ, यहाँ पर जो कीवर्ड्स है ना वो हैं मानव तस्करी और बेगार। बेगार का मतलब है बिना पैसे दिए जबरदस्ती काम करवाना। ये आर्टिकल पक्का करता है कि किसी भी इंसान की मेहनत का शोषण ना हो पाए। चलिए अगले सवाल पर आते हैं और ये बाल श्रम से जुड़ा है। संविधान के हिसाब से वो कौन सी उम्र है जिसके नीचे के बच्चों को कारखानों या खदानों जैसे खतरनाक कामों पर लगाना पूरी तरह से मना है? और सही जवाब है बी, 14 साल। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा है, इसे जरूर याद रखिएगा। देखिए, ये आर्टिकल सिर्फ बच्चों को शोषण से नहीं बचाता, बल्कि ये उनके शिक्षा के अधिकार का रास्ता भी खोलता है। ये उनके भविष्य की नींव है एक तरह से। तो हमने देखा कि कैसे आर्टिकल 23 और 24 शोषण से सुरक्षा देते हैं। अब हम संविधान के उस हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जो हमारी अंतरात्मा और हमारे विश्वास की रक्षा करता है, यानी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अब ये सवाल है व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में। वो कौन सा आर्टिकल है जो हर एक इंसान को, हर एक व्यक्ति को अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को मानने, उसके हिसाब से आचरण करने और उसका प्रचार करने की पूरी आजादी देता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 25। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है व्यक्तिगत अधिकार। ये अधिकार हर एक नागरिक को मिलता है, ना कि किसी समूह को। तो अगर आर्टिकल 25 व्यक्तिगत अधिकार की बात करता है तो अगला सवाल समूह के बारे में है,
कौन सा अनुच्छेद धार्मिक संस्थाओं या संप्रदायों को अपने मामलों को खुद मैनेज करने का अधिकार देता है? और इसका सही उत्तर है बी, अनुच्छेद 26, जो कि सामूहिक अधिकारों से जुड़ा है। तो बस यही वो क्रूशियल पॉइंट है जो याद रखना है। आर्टिकल 25 मतलब इंडिविजुअल और आर्टिकल 26 मतलब इंस्टीट्यूशनल, एक व्यक्ति के लिए, दूसरा समूह के लिए। और ये स्लाइड इस अंतर को एकदम साफ कर देती है। अनुच्छेद 25 हर एक व्यक्ति के लिए लागू होता है, अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदायों पर। एग्जाम्स के लिए ये अंतर समझना बहुत बहुत जरूरी है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, जो टैक्स और धर्म के बारे में है। क्या सरकार किसी खास धर्म को बढ़ावा देने के लिए लोगों से टैक्स वसूल सकती है? कौन सा आर्टिकल हमें इससे बचाता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 27। ये एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के सिद्धांत को और भी मजबूत करता है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो पैसा हम टैक्स में देते हैं उसका इस्तेमाल किसी एक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए नहीं किया जा सकता। ये निष्पक्षता को बनाए रखता है। और ये रहा हमारा आज का आखिरी सवाल। ये सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा से जुड़ा है। कौन सा आर्टिकल इस पर रोक लगाता है? और सही जवाब है बी, अनुच्छेद 28। ये सरकारी संस्थानों के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को बनाए रखने में मदद करता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। ये पक्का करता है कि सरकारी संस्थान जो हम सबके पैसे से चलते हैं वो किसी एक धर्म का प्रचार ना करें और अपनी धर्मनिरपेक्षता बनाए रखें। क्या बात है। चलिए अब इन सभी 6 आर्टिकल्स का एक लाइटनिंग फास्ट रिकैप हो जाए। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक, 24 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम कराने पर रोक, 25 व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता, 26 सामूहिक या संस्थागत धार्मिक स्वतंत्रता, 27 धार्मिक प्रचार के लिए टैक्स देने से स्वतंत्रता और 28 सरकारी संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर रोक। देखिए अनुच्छेद 29 और 30, ये दोनों अनुच्छेद आप कह सकते हैं भारत की जो जबरदस्त विविधता है उसका सम्मान करते हैं। ये अल्पसंख्यकों को उनकी पहचान और उनके शिक्षा से जुड़े अधिकारों की पूरी गारंटी देते हैं। अब देखिए अनुच्छेद 29 में एक बहुत ही दिलचस्प चीज है। इसमें एक वाक्यांश इस्तेमाल हुआ है, नागरिकों के किसी भी अनुभाग। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ये जो सुरक्षा है ये सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए नहीं है। अरे बहुसंख्यक समुदाय का भी अगर कोई ऐसा हिस्सा है जिसकी अपनी कोई खास संस्कृति है तो वो भी उसे बचाने के लिए इस अनुच्छेद का इस्तेमाल कर सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब इन दोनों अनुच्छेदों में यानी 29 और 30 में एक बहुत ही बारीक सा लेकिन बहुत ज़रूरी फ़र्क है, और ये वो सवाल है जो परीक्षाओं में अक्सर उलझा देता है। तो ध्यान से सुनिएगा। अनुच्छेद 29 का दायरा बड़ा है, ये किसी भी नागरिक वर्ग की संस्कृति, भाषा, लिपि की बात करता है। लेकिन जब हम अनुच्छेद 30 पर आते हैं तो वो खास तौर पर धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों को हक देता है कि वो अपने शिक्षण संस्थान खोल सकें और उन्हें चला सकें। तो अधिकारों की कहानी में अब एक मोड़ आता है। अब हम एक ऐसे अधिकार की बात करेंगे जो शायद भारतीय संविधान के इतिहास में सबसे ज्यादा विवादों में रहा है। जी हां, संपत्ति का अधिकार। और इसी संदर्भ में हम समझेंगे अनुच्छेद 31A और 31B को। ये एक तरह के अपवाद हैं जिन्हें भूमि सुधार जैसे कानूनों को बचाने के लिए ही बनाया गया था। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये कि संपत्ति का अधिकार अब एक मौलिक अधिकार नहीं रहा, ये अब सिर्फ एक कानूनी अधिकार है। तो फिर सवाल उठता है कि अनुच्छेद 31A और 31B यहाँ क्या कर रहे हैं? जैसा मैंने कहा, ये अपवाद हैं। ये सरकार को ताकत देते हैं कि वो भूमि सुधार जैसे जरूरी कानून बना सकें, और 9वीं अनुसूची में डाले गए कानूनों को अदालत में चुनौती देने से एक तरह का सुरक्षा कवच देते हैं। चलिए अब हम आते हैं इस पूरी चर्चा के दिल पर, उस अनुच्छेद पर जिसे खुद डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, अनुच्छेद 32। ये सिर्फ लिस्ट में एक और अधिकार नहीं है, नहीं, ये तो बाकी सभी मौलिक अधिकारों का रक्षक है, उनका गारंटर है। इसके बिना बाकी सारे अधिकार बस कागज पर लिखे शब्द रह जाते। तो सवाल ये है कि आखिर इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते क्यों हैं? मतलब इसमें ऐसा क्या है जो इसे इतना खास, इतना जरूरी बना देता है? इसका जवाब जितना सीधा है उतना ही शक्तिशाली भी। देखिए, यह अधिकार अपने आप में ही एक मौलिक अधिकार है, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी के भी दूसरे मौलिक अधिकार का हनन होता है तो यह अनुच्छेद उसे गारंटी देता है कि वो सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है
और यही वजह है कि इसके बिना बाकी सारे अधिकार बेमानी से हो जाते। तो सवाल यह है कि ये काम कैसे करता है। सुप्रीम कोर्ट इसके तहत 5 तरह के खास आदेश जारी कर सकता है, जिन्हें हम रिट कहते हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसका सीधा मतलब है शरीर को सामने लाओ। ये किसी को गैर कानूनी हिरासत में रखने से बचाता है। दूसरा है परमादेश, यानी हम आदेश देते हैं। ये किसी सरकारी अधिकारी को उसका काम करने के लिए कहता है। फिर आते हैं प्रतिषेध और उत्प्रेषण। ये निचली अदालतों को उनके अधिकार क्षेत्र में रखते हैं। और आखिरी है अधिकार पृच्छा, जो पूछता है किस अधिकार से, मतलब ये किसी व्यक्ति के सरकारी पद पर बैठने की वैधता को चुनौती देता है। असल में यही 5 रिट्स हैं जो अनुच्छेद 32 को इसकी असली ताकत देते हैं। अच्छा, तो हमने मौलिक अधिकारों की इतनी ताकत की बात की, तो क्या इसका मतलब ये है कि ये अधिकार असीमित हैं? इनकी कोई सीमा नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। और यहीं पर एंट्री होती है अनुच्छेद 33 की। ये वो अनुच्छेद है जो व्यक्तिगत अधिकारों और देश की सुरक्षा के बीच एक बहुत ही नाजुक और जरूरी संतुलन बनाता है। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे, मौलिक अधिकार शक्तिशाली तो हैं, पर असीमित बिल्कुल नहीं। अनुच्छेद 33 हमारी संसद को, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ संसद को ये एक खास ताकत देता है। ताकत ये कि वो सशस्त्र बलों, पुलिस और हमारी खुफिया एजेंसियों के कुछ मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है। अब सवाल है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ताकि इन बलों में अनुशासन बना रहे और वो देश की सुरक्षा से जुड़े अपने बेहद जरूरी काम को ठीक से कर सकें। और ये बात फिर से दोहरा दूं, ये शक्ति सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है। चलिए, तो काफी कुछ हमने समझ लिया है। अब वक्त है एक फटाफट रिवीजन का। जो भी हमने पढ़ा है उसकी सबसे जरूरी बातों को एक बार फिर से देख लेते हैं, ताकि वो दिमाग में एकदम पक्की हो जाएं, खासकर परीक्षा के नजरिए से। तो सबसे जरूरी बातें क्या हैं जो हमें याद रखनी हैं? पहला, अनुच्छेद 29 ये नागरिकों के किसी भी अनुभाग के लिए है। दूसरा, अनुच्छेद 30 ये खास तौर पर अल्पसंख्यकों के लिए है, उन्हें शिक्षण संस्थान बनाने का हक देता है। तीसरा, अनुच्छेद 32 ये है संविधान की आत्मा, मौलिक अधिकारों का गारंटर। और आखिरी, अनुच्छेद 33 ये संसद को शक्ति देता है कि वो देश की सुरक्षा में लगे बलों के अधिकारों को सीमित कर सके। बस ये बात